अब वो लोग जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पहले तो रिसेप्शनिस्ट से जैसे तैसे बातें लगाकर उस रूम तक पहुंचते हैं जहां उन्हें मिलना है जिस आदमी से। लेकिन वहां जाते हैं तो वो आदमी सो रहा होता है, तो वो यहाँ वहाँ पार्सल ढूंढने लगते हैं। लेकिन वो आदमी कहता है कि तुम जिस पार्सल को ढूंढ रहे हो वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद ही हूँ। तो फिर उन्हें फाइनली उसे निकाल के वहां से ले जाना होता है। तो वो क्या करते हैं कि हॉस्पिटल का अलार्म ऑन कर देते हैं और फिर वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद में अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीरीन आरिफ के घर आती है और कहती है कि मुझे एक सीरियल देखना है, क्या मैं देख लूँ? तो फिर वो साथ में बैठकर देखने लगती है। तो मिस्टर यूसुफ भी होते हैं। मिस्टर यूसुफ कहते हैं कि तुम अपने घर में क्यों नहीं देख रही? तो कहती है कि मेरे पापा बोल रहे थे मुझे आराम करना है। ऐसा उन्होंने कभी किया नहीं पर वो ऐसे कर रहे थे, प्लीज़ मुझे देखने का बहुत मन है। तो फिर वो कहते हैं कि तुम अपनी बहन के घर जाके क्यों नहीं देख लेती? तो वो बोलती कि पता नहीं वो कहाँ निकल गई है और मैं कहाँ देखूँ, वो तो ताला लग रहा है घर में। तो कहते हैं कि हे ईश्वर, ये कोई टाइम है रातों में यहाँ वहाँ जाने का? तो फिर आरिफ कहता है कि पापा, तो फिर वो चुप हो जाते हैं। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वो बुजुर्ग आदमी को लेकर के तीनों के तीनों जैम के पास पहुंचते हैं। तो जैम उस आदमी से कई बार कहता है कि पापा प्लीज़ मुझे बताओ कि कहाँ पर है पार्सल। तो वो बुजुर्ग आदमी जैम का ही पापा होता है, लेकिन वो बता ही नहीं रहा होता। वो कहता है कि मैं जैसे ही पार्सल के बारे में बताऊंगा तो तू मुझे फिर से हॉस्पिटल में पटक देगा। तो उसके बाद में फिर वो कहता है कि तुम इस बुजुर्ग आदमी को, मेरे पापा को अपने पास रखो। तो फिर क्या करते हैं, उन्हें अपने घर ले जाना पड़ता है उसे। जब वो तीनों उस बुजुर्ग आदमी को घर लेके आते हैं तो शीरीन बोलती है कि अरे दीदी ये कौन है अंकल? तो फिर ज़ेदा बोलती है कि ये मेरे अंकल हैं, इनकी वाइफ ने इन्हें लड़ लड़ा के घर से निकाल दिया, तो फिर क्या करें? तो आरिफ भी वहाँ मौजूद होता है। आरिफ कहता है कि तुमने मुझे पहले तो कभी नहीं बताया कि तुम्हारे कोई अंकल है। ज़ेदा बोलती है मुझे तुम्हें पूरी फैमिली की हिस्ट्री बतानी पड़ेगी। इसके बाद में आरिफ मदद करता है और वो बुजुर्ग आदमी को घर ले आते हैं। लो जी, अब इसी की कमी थी, अब ये भी आ गए इस छोटे से घर में। और ऐसा ही कुछ शीरीन भी बोलती है कि तुम लोग हर रोज रात को कुछ ना कुछ ले आते हो। एक रात बिल्ली ले आए, एक रात बुजुर्ग आदमी को ले आए। नेक्स्ट डे वो ओल्ड मैन तो वर्षान के साथ ही रहते हैं और उसे थोड़ा थोड़ा परेशान सा करते रहते हैं कि ये कैसा खाना ले आई, ये क्या ले आई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शीरीन पहले से ही आरिफ के लिए बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी। फिर आरिफ बोलता है कि तुम इतना जल्दी क्यों जाती हो? तो कहते हैं ठीक है, आपको अच्छा नहीं लगता तो कल से नहीं आऊंगी। लेकिन वो बोलता है कि नहीं नहीं, ये वो बात नहीं है, लेकिन तुम्हारा टाइम तो इतना जल्दी का नहीं है। तो फिर वो चलने लगती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं तो ये बोलना चाह रही थी कि अचानक से कहाँ से वो बुढ़ा आदमी आ गया? तो बोलता है कि कल बताया तो था उसने कि वो उसका अंकल है। तो कहती है कि तुमने लगता है सच में ज़ेदा का अंकल हो सकता है ये? तो कहता है कि हमें क्या लेना देना? तो बोलती है कि मेरी बहन का मामला है, लेना देना क्यों नहीं होगा? अब देखो वो लोग इतना महंगा डायमंड बेच कर आए हैं जो बरशान के एक्स हस्बैंड का है। तो वो बोलता है कि उसका हस्बैंड रिच था, छोड़ो इन बातों को। तो बोलती है कि देखो मेरी बहन तो बहुत सीधी सादी है, मुझे बहुत टेंशन है उसकी। तो फिर वो बोलता है कि अच्छा मैं अपना फ़ोन घर पे भूल गया हूँ, मैं आता हूँ। और फिर वो जाता है और सीधा बरशान को बोलता है कि अगर तुमने बाहर को कोई नुकसान पहुँचाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो वो बोलती है कि अच्छा, और तुम आखिर उसके बारे में इतना चिंतित क्यों हो? वो तो तुम्हें छोड़ गई थी, क्या सबको नहीं जानते कि वो अपने पति के पास चली गई थी? तो वो बोलता है कि ये तुम कह रही हो, तुम तो खुद मुझे अपने अपने एक्स बॉयफ्रेंड के पास छोड़ के चली गई थी। तो बोलती है ठीक है, हम दोनों ने तुम्हारे साथ एक जैसा व्यवहार किया, फिर बाहर तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल क्यों है और मैं बिल्कुल भी नहीं? तो वो बोलता है क्योंकि तुम बाहर नहीं हो। और इसके बाद में बरशान को बहुत ही फील होता है और आरिफ तो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ज़ेदा और बहार दोनों मिस फजीलियत के घर आते हैं, जिस पर राइफ उसके आने की वजह पूछता है। तो फिर ज़ेदा कहती है कि ये लोग बुक लिख रहे हैं ना, स्टोरी लिख रही हैं बहार के ऊपर, इसलिए उन्होंने बुलाया है। फिर वो मिस फजीलियत से भी पूछता है और कहता है इसका मतलब आपने स्टोरी लिखना चालू कर दिया? बोलती है हाँ। और फिर जाने के बाद में ज़ेदा बोलती है देखो तुम कोई अब झगड़ा मत करना, बहार को पैसों की बहुत ज़रूरत है, मिस फजीलियत ने बोला है कि बदले में थोड़ा पैसा देंगी तो उसे थोड़ा पैसा कमाने दो। तो हम देखते हैं कि इस बार बहार सार्क के बारे में बताना शुरू करती है और मिस फजीलियत उसे रिकॉर्ड भी करती है और हमें वही सीन दिखाया जाता है जो इस सीरियल का सबसे पहला सीन था, जहाँ पर बाहर बैठे बैठे गुनगुना रही थी। तो एनीवेज वही आ जाता है कि जब वो उसे इस गाने के बारे में पूछ रहा था वो सारी बातें, और करते करते अचानक वो इमोशनल हो जाती है और सब कुछ बताती है, रोने भी लगती है। तो गाइज क्योंकि शायद इसके बाद हम सार्क के बारे में बात न करें कभी, तो मैं एक आखिरी बार बात करना चाहूँगी कि जब सार्क
बाहर की यादों में रहता है जब तक वो वापस लौट कर नहीं आता, तब तक वो मुझे बहुत ही पसंद था। मुझे लगता था कि ये एक आइडियल मैन है जो हर तरह से बाहर का ख्याल रखता है और एक सेंसिटिव इंसान है जो चीज़ों को समझता है। जिस तरह से वो बाहर की छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था और अपनी बच्ची का भी ख्याल रखता था, उसके लिए पहले से ही एडवांस में चिंतित रहता था। लेकिन जब वो लौट कर आया तो ऐसा लगा जैसे कि जो मैंने इमेजिन किया था वो तो कहीं कांच की तरह टूट के रह गया, क्योंकि जैसा बाहर बताती थी उसका वो 1% भी नहीं निकला। बल्कि ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल डिफरेंट आदमी है, बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश है, जो सिर्फ एक तरफा ही सोच रहा है। जबकि जब बाहर उसे याद करती है तो वो पूरी तरह समर्पित था, वो बाहर के बारे में सोचता था। मेरा मतलब है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो फिर आप उसे दुख में कैसे देख सकते हैं, चाहे आपको उसे छोड़ना पड़े। अगर आपके जाने में उसकी खुशी है तो आपको इसी में अपनी खुशी समझनी चाहिए। लेकिन जब सार्फ वापस आता है तो वो बिल्कुल वैसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि जब तक वो बाहर की यादों में था तब तक वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, लेकिन वास्तविकता कुछ और थी। तो एनीवेज, कमिंग बैक टू द स्टोरी, इसके बाद ज़ेदा राइफ के रूम में आती है, सफाई करने लगती है, कहती है तुमने काफ़ी कुछ बिखेर दिया। पर मैं एक बात कहना चाह रही थी कि हम नाइट क्लब गए थे उस दिन और जो कुछ भी हमारे बीच हुआ, हमने किस किया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद हम नशे में थे इसीलिए हमने ऐसा किया। तो वैसे तुम मेरे लिए एक भाई की तरह ही हो, मतलब जैसे कोई बाहर जा रहा हो व्यक्ति कोई भी हो तो वो भाई जैसा ही हुआ ना। अब जो कुछ भी हमारे बीच हुआ हम उसे अपनी मेमोरी से मिटा देते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो राइफ एकदम से उसे दूसरी तरफ इशारा करता है और जब ज़ेदा वहाँ देखती है तो वहाँ बाहर खड़ी होती है, यानी कि बाहर ने भी वो सब सुन लिया। तो बाहर बोलती है मैं तो वॉशरूम ढूंढ रही थी और वो चली जाती है। तो उसके बाद राइफ फिर से हंसने लगता है और ज़ेदा के हाथ में जो ट्रे होती है उसके हाथ फिर से कांपने लगते हैं। सीन में हम देखते हैं कि किस्मत एमरे को दोनों बच्चों की फ़ोटो देती है और क्या उनके बारे में बताती है। तो एमरे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ बच्चे को बड़ा करने में मदद करोगी, तो बोलती है कि किस्मत, बस इतना ही बोलती है। उसके बाद उसे एक कॉल आ जाती है और कॉल जैम की होती है जो उसे तुरंत ही मिलने बुलाता है। और जब वो मिलने जाती है उसके शोरूम में तो वो बहुत ही क्रिप्टिक बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि तुम नॉर्मल लाइफ कैसे जी रही हो और ये क्या तुमने अपने लवर के बच्चे को ढूंढना शुरू कर दिया है, हमारी लाइफ तो ऐसी नहीं थी, ये थी वो थी। अब वो ओल्ड मैन जो वर्षान के घर में थे वो विंडो से झांकने लगते हैं। तो नीचे मिस्टर एनवर अपनी शॉप के बाहर खड़े होते हैं तो वो उन्हें बुला लेते हैं कि आ जाओ एक कप कॉफ़ी पी लो। तो कहते हैं कि ठीक है मैं आ रहा हूँ। फिर वर्षान उन्हें सीढ़ियों पर नीचे ले जाने लगती है। तो वो ओल्ड मैन पूछते हैं कि एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सर में जुए हैं? तो कहती है कि अरे अब ये बात कहाँ से आ गई? तो बोलते हैं कि तुम्हारे बाल सच में बहुत ही गंदे हैं और ऐसे बाल तो हमारे ज़माने में उन बच्चों के काटे जाते थे जिनके सर में जुए होते थे। इसके बाद वो ले जाती है उन्हें। नेक्स्ट सीन में हम ज़ेदा और बाहर को घर जाते हुए देखते हैं। तो बाहर रास्ते में उससे पूछती है कि तुम जानती हो कि मैंने गलती से तुम लोगों की बातें सुन ली थी, तो क्या तुमने सच में आरिफ को किस किया था? ये सुनकर ज़ेदा बोलती है कि आरिफ, राइफ कहो राइफ। तो कहती है अरे मैंने वो बोल दिया, सॉरी मैंने गलती से बोल दिया। तो फिर वो बोलती है कि हाँ ठीक है मैंने किया था, पता नहीं क्यों किया, वो गलती से हो गया हमारे बीच में। तो बाहर बोलती है देखो मुझे ये सब बोलने का अधिकार तो नहीं है, मगर मैं ये फिर भी तुमसे कहना चाहूँगी कि अगर मिस फजीलियत को पता चला तो अच्छा नहीं रहेगा। तो ज़ेदा बोलती है कि उन्हें तो सब कुछ पता है। ये सुन करके बाहर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एमरे कैफ़े में आता है और आरिफ से बात करने लगता है और उससे कहता है कि देखो बच्चों का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है तो तुम ज़ेदा को बता दो। तो फिर कहता है कि मतलब अब क्या अर्दा को वापस लेना पड़ेगा? तो वो कहता है कि हाँ जहाँ तक है अर्दा को वापस करना पड़ेगा। तो उसके बाद आरिफ कहता है कि आप खुद ही बात क्यों नहीं कर लेते? तो जिस पर एमरे कहता है कि फिर वो रोने लगती है, सीन क्रिएट करती है, मैं बोर नहीं होना चाहता। तो आरिफ उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है ठीक है मैं कह दूंगा, लेकिन मेरा दिल भी उसे रोते हुए नहीं देख पाएगा। गाइस आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।